स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर कैसा था। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखते हैं जिसके अंदर एक मेटल एटम होता है फॉलोड बाय लाइगेंड्स जो उनकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो दोज लाइगेंड्स कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या दे कैन बी एनायंस, जैसे क्लोराइड था, साइनाइड था। ठीक है, तो ऐसे भी हमारे लाइगेंड्स हो सकते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, है ना। कुछ स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ लाइगेंड में। मोनोडेंटेट, है ना, लिखे थे ना, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट। तो मोनोडेंटेट वो थे विच आर हैविंग वन डोनर एटम, मतलब उनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही डोनर एटम है। जैसे हमारा अमोनिया, उसमें नाइट्रोजन ही है जो डोनर एटम है, वाटर में ऑक्सीजन ही है जो डोनर एटम है। तो उस टाइप के, हाँ, साइनाइड में दो है डोनर एटम, बट है वो मोनोडेंटेट ही, एक बार में एक ही से अटैच होगा। उसमें अपन आएंगे अभी। वो एक तरह का एम्बीडेंटेट है, याद है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल देखा था हमने। वो क्या था कि इट कैन अटैच फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ भी वही होगा कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, या नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अकॉर्डिंगली दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, वही CN और NC, जैसे वहां हो रहा था। पर है ये मोनोडेंटेट ही, क्योंकि एट अ टाइम तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इसको बाइडेंटेट नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट। ठीक है, अपन उसमें उसको लिखेंगे एम्बीडेंट वाले को। ठीक है, व्हाट वाज द लास्ट लाइन। किलेशन देख लिया था हमने, किलेटिंग रिंग बन रहा था। जो डाइडेंटेट थे देवर फॉर्मिंग अ रिंग, 5 to 6 मेंबर रिंग बना रहे थे, एंड किलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। ये भी हमने देखा था, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखेंगे सिमिलरली वी हैव सिमिलरली वी हैव सिमिलरली वी हैव ट्राइडेंटेट similarly we have tridentate, tetradentate, hexa, और इन जनरल पॉलीडेंटेट, लाइगेंड्स, और इन जनरल पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स। एग्जांपल और देखते हैं, लिखेंगे EDTA, EDTA, कैपिटल EDTA, इसका नाम भी लिखना ब्रैकेट में। इथिलीन डाइअमाइन, ये तो EN था ना हमारा, डाइडेंटेट में अपने लिखा था ना EN, इथिलीन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन, है ना। तो इथिलीन डाइअमाइन तक इसका नाम सेम है, इथिलीन डाइअमाइन। टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एक और कौन सा बाइडेंटेट देखे थे लास्ट में, EN तो अभी बात की ना उसके बारे में। और ऑक्सलेट ना, C2O4 का 2 नेगेटिव, ऑक्सैलिक एसिड से आया, दोनों H पॉजिटिव निकाल दिया था हमने, दोनों नेगेटिव साइन आ गया था विथ 1 लोन पेयर। ठीक है, ओके। क्या लिखे, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, पहले इथिलीन डाइअमाइन बनाते हैं। तो CH2 ये तो रहेगा। अब इथिलीन डाइअमाइन में यहां पे क्या था, NH2 करेक्ट। अब वो दोनों N में से H को हटाना है और उसकी जगह एसीटेट लगाना है, तभी तो टेट्रा एसीटेट बोल रहे हैं ना। ये हो गया इथिलीन डाइअमाइन। अब यहां चारों में होगा एसीटेट मॉलिक्यूल। एसीटेट क्या होता है, CH3COO, CH3COO लगा देना है। ठीक है, तो लगा दीजिए वहां पे CH3 या CH3 इधर से अटैच होगा तो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। एक H हटा दिया ना हमने क्योंकि यहां से बॉन्डिंग कर रहा है ना। फिर CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा करके टोटल 6 एटम हो गए ना, दो तो नाइट्रोजन ही है और ये चार और, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है EDTA। समझ रहे हैं, हेक्साडेंटेट। तो इन जनरल हम दो से ज्यादा वाले को पॉली बोल देते हैं, पॉलीडेंटेट।
ठीक है, डन। नोट करके एक डेफिनेशन लिखना, नोट द नंबर ऑफ coordinating the number of coordinating or ligating groups, ligating, कोऑर्डिनेटिंग यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और वही तो लाइगेंड्स होते हैं, तो उनको लिगेटिंग ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट in a ligand is called present in a ligand is called present in a ligand is called the denticity of that ligand, the denticity of that ligand। जैसे ये हेक्साडेंटेट हो गया, EN और OX बाइडेंटेट था और कुछ हमने मोनोडेंटेट देखे थे। तो उस लाइगेंड में कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हैं, जैसे इसमें कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज हेक्साडेंटेट, तो ये उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। ठीक है, ओके, ठीक। कुछ और एग्जांपल लिखना नीचे। या एम्बीडेंट के बारे में लिखते हैं, नीचे नीचे लिखना एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स, एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स, एम्बीडेंटेट एक ही वर्ड है पूरा, एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। तो ये है तो मोनो ही ना, तो यूनिडेंटेट लाइगेंड हाइफन डाल के डेफिनेशन लिखना, यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, यूनिडेंटेट लाइगेंड्स क्या हो गया, unidentate ligands containing more than one coordinating atoms, unidentate ligands, ambidentate ligand का डेफिनेशन लिख रहे हैं, unidentate ligands containing more than one coordinating atoms, containing more than one coordinating atoms are called ambidentate ligands, are called ambidentate ligands। अच्छा, वहां पे CN के अलावा और कौन था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, NO2, ONO या NO2 है ना। हाँ, तो चलो एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट लिखना, फर्स्ट एग्जांपल NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव कैन कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर, can coordinate through either nitrogen or oxygen, can coordinate through either nitrogen or oxygen। कुछ इस तरीके से, जैसे अगर ये आपका मेटल एटम है तो नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकती है लाइक दिस, या फिर O से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकती है लाइक दिस। समझ रहे हैं? तो दोनों में ग्रुप तो वही है NO2, राइट, बट जिस एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये डाइडेंटेट की कैटेगरी में आएगा कि मोनोडेंटेट की कैटेगरी में, मोनोडेंटेट, क्योंकि एक बार में तो एक ही कनेक्ट हो पा रहा है ना, डाइडेंटेट नहीं बोलेंगे इसको हम, समझ रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए अपन ने शुरुआत में डेफिनेशन में क्या लिखा है, यूनिडेंटेट लाइगेंड्स विच आर हैविंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। ठीक है, डोनर एटम्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना, ये तो आपका NO2 नेगेटिव हो गया, कॉमा करके एक एग्जांपल और लिखेंगे, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव कैन कोऑर्डिनेट थ्रू, CN negative can coordinate through, CN negative can coordinate through कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, एक और लिखना SCN नेगेटिव, सल्फर आया था तो थायो लग जाता आगे, थायो है ना, थायो,
थायोसाइनेट, हाँ। तो HCN नेगेटिव कैन कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर सल्फर और नाइट्रोजन। HCN negative can coordinate through either sulfur or nitrogen. तो अगर S से होगा तो थायोसाइनेटो, और अगर N से होगा तो N के सामने क्या लग जाता है, आइसो लग जाता है, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, चलिए वो अपन नाम में अपन लिख लेंगे कि इनके सबके नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक अगला टर्म लिखेंगे, यहाँ पे अपन पहला लाइगेंड ही लिख रहे थे ना, पूरा टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला था हमारा लाइगेंड। ठीक है, अच्छा उसके लिए ना नोट नोट में ही एक पॉइंट और लिखना, वो डेंटिसिटी वाले में ही जगह है क्या, वहां पर एक लाइन लिखना, या फिर कहीं मार्जिन के ऊपर कहीं पे भी लिखेंगे, ग्रेटर द डेंटिसिटी, ग्रेटर द डेंटिसिटी, ग्रेटर द डेंटिसिटी ऑफ द लाइगेंड, ग्रेटर द डेंटिसिटी ऑफ द लाइगेंड, more stable is the complex formed. Greater the density of the ligand, greater the density of the ligand, more stable is the complex formed. More stable is the complex formed. ठीक है, more stable is the complex formed. वही अगर डाइडेंटेड होगा तो वो दो तरफ से बॉन्डिंग करके एक किलेट रिंग बनाएगा, तो किलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब अगला डेफिनेशन लिखना, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइफन डाल के लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, ब्रैकेट में लिखना, and double the number of didentate ligands. The total number of unidentate ligands, bracket में, and double the number of didentate ligands, bracket close, attached to the central metal ion, attached to the central metal ion, attached to the central metal ion through coordinate bonds, through coordinate bonds, is called the coordination number, is called the coordination number, is called the coordination number. एग्जाम्पल लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लिखते जा रहा हूं, AgCN का ट्वाइस -1, कॉमा CuNH3 का 4 + 2, CrH2O का 6 + 3, FeC2O4 का थ्राइस 2 नेगेटिव. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस आर, अब एक एक करके देखते चलना. देखो क्या लिखा हमने डेफिनेशन, जितने आपके यूनिडेंटेड लाइगेंड होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. जैसे कि यहाँ पे कितने यूनिडेंटेड है, 2, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2. यहाँ पे कितने हैं, 4. ये अमोनिया भी तो यूनिडेंटेड है ना, जैसे साइनाइड यूनिडेंटेड है, बट एमबी भी है, बट है तो यूनिडेंटेड, तो उसके लिए भी 2 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. पर अगर डाइडेंटेड है तो डबल द नंबर, तो 3 है तो 6 रेस्पेक्टिवली. समझ में आया क्या? देखो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर से कंफ्यूज मत करना. ऑक्सीडेशन नंबर हमारे मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, जो कि Ag का क्या है यहाँ पे,
+1। अरे वो -1 तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का है, जो कि कैसे आया, Ag का +1 और साइनाइड का -2 ऐड करके -1 आया है। समझ रहे ना? तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट। डेंसिटी तो लाइगेंड की होती है, डेंसिटी मेटल एटम की नहीं होती। समझ रहे हैं क्या? सब अलग अलग वर्ड्स है। डेंसिटी लाइगेंड की होती है, ऑल आर यूनिडेंटेड लाइगेंड एक्सेप्ट दिस, दिस इज अ डाइडेंटेड लाइगेंड। ठीक है, तो डेंसिटी अलग चीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर कि मेटल एटम कितने यूनिडेंटेड या कितने डाइडेंटेड, उसको डबल करने पर, इन शॉर्ट कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है। इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है। हमने यहाँ डबल क्यों किया, क्योंकि ऑक्सलेट है वो, C2O4 क्या है वो, ऑक्सलेट। OX भी लिखा रह सकता है कई बार, और कई बार ऐसे फॉर्मूला में भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो ऑक्सलेट क्या है आपका, डाइडेंटेड है, तो वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, तो वहां 3 लिखा है, इसका मतलब टोटल कितनी बॉन्ड बन रही है, 6। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला डेफिनेशन लिखना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयंस। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयंस। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयंस। हाँ देखो, Ag जो है ना, वो 2 साइनाइड से जुड़ा हुआ है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अमोनिया 4 से जुड़ा, सॉरी कॉपर 4 अमोनिया से जुड़ा है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्रोमियम 6 वाटर से जुड़ा है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बट Fe में क्या हो रहा है, ऑक्सलेट वाला C2O4 खुद भी 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे 3 है ना, तो टोटल 3 इंटू 2 किया मैंने, तो 6 हो गए। हाँ। हम्म। एन के पास ही है वो लोन पेयर, एच के पास थोड़ी ना है। अब बॉन्डिंग देखो, अमोनिया में बॉन्डिंग कैसे होती है, एच के पास थोड़ी ना कोई लोन पेयर होता था, एच तो बेचारा वैसे ही एक ही इलेक्ट्रॉन था उसके पास, लोन पेयर कहां से आ जाएगा। लोन पेयर तो किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर। समझ रहे हैं क्या? हाइड्रोजन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के खुश है ना, नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है जो वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए आप उतना ही मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया, ट्राइडेंटेड में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए तो मैंने लास्ट लाइन क्या बोला कि अल्टीमेटली यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या या नहीं एंड काउंटर आयंस। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर एक आयन होता है वो होता है काउंटर आयन। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी पॉजिटिव है तो काउंटर आयन नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको आगे पीछे करके लिखेंगे। अगर कैटायन आपका काउंटर आयन है तो वो पहले लिखाएगा, कॉम्प्लेक्स एंटिटी बाद में आएगी, और कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है तो वो पहले लिखाएगा, काउंटर आयन बाद में आएगा। ये तो अपन ने एक दो एग्जांपल लास्ट क्लास में देखे थे ना, K4FeCN6, याद है? तो FeCN6 के ऊपर 4 था, वो K के पास आया था, और K सामने लिखा था, क्यों? क्योंकि K कैटायन है, पोटेशियम। ठीक है, ओके, हाइफन डाल के लिखेंगे। द सेंट्रल एटम एंड द लाइगेंड्स, द सेंट्रल एटम एंड द लाइगेंड्स, the central atom and the ligands which are directly attached to it, central atom and the ligands which are directly attached to it are enclosed in square brackets. The central atom and the ligands which are directly attached to it are enclosed in square brackets and are collectively termed as coordination entity, and are collectively termed as coordination entity. ठीक है, फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में, द आयनाइजेबल ग्रुप,
द आयनाइजेबल ग्रुप, अपनी लास्ट क्लास में ये भी देखा ना डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिफरेंस, कि डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा अपने सिंपल सिंपल आयंस में, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है ये और फर्दर आयनाइज नहीं होता है, तो ये अलग हो जाएगा, काउंटर आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो द आयनाइजेबल ग्रुप written outside the brackets, the ionizable groups written outside the bracket are called counter ions, are called counter ions, are called counter ions, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लो, CuNH3 का 4 SO4, तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंड दिस इज काउंटर आयन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए हम ज्योमेट्री बोलते थे, वेस्पर थ्योरी से जो हम निकालते थे, रिपल्शन होने के बाद जितने भी उसके सेंट्रल एटम के अराउंड में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करके एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर लेते हैं, वही होती है उस कंपाउंड की ज्योमेट्री। याद आ रहा है? जैसे आपको याद हो अगर, तो हमने दो टाइप के वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि दो टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, और ऐसे जिसके पास बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी, तो उनकी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बनती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, क्योंकि उसके पास चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, चार है और चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर्स नहीं है। पर वही चार पेयर अगर अमोनिया का देखा जाए तो तीन कैसे हैं, बॉन्ड पेयर है और एक है लोन पेयर, मतलब एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर खाली है, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों कैटेगरी आपकी टेट्राहेड्रल की ही है, बट ये प्योर टेट्राहेड्रल बनेगा एंगल 109.5 डिग्री, बट यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन हो रहे हैं वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे चारों रिपल्शन इक्वल है, ये जितना फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है उतना ही फोर्स से ये उसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि हमको पता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो एक जैसे ही होंगे ना, पर यहाँ पे दो टाइप के रिपल्शन आ गए हैं, बॉन्ड पेयर के बीच में तो हो ही रहा है, पर बॉन्ड पेयर को लोन पेयर भी रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे अनइक्वल रिपल्शन से कारण ही ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। द एंगल इज नो लॉन्गर 109.5 डिग्री, वो एंगल थोड़ा सा कम हो गया होगा इनफैक्ट, क्योंकि ये इसको धक्का दे रहे हैं ना पीछे से, तो ये पास पास आ जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा, और इसका ज्योमेट्री भले वो टेट्राहेड्रल वाली कैटेगरी में है, बट इसका ज्योमेट्री हम पढ़ते थे पिरामिडल, क्या पढ़ते थे, पिरामिडल, ऊपर नाइट्रोजन है और नीचे तीन हाइड्रोजन मिलके एक पिरामिड बना रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो ऐसा ही हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी होगा, बीच में मेटल एटम है, लाइगेंड्स 4 हो या 6 हो या 2 भी हो सकते हैं, अपन ने एक एग्जांपल देखा ना एजी वाला जो इसमें 2 लाइगेंड थे, तो ये 2 4 6 लाइगेंड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करके अगेन एक इक्विलिब्रियम शेप एक्वायर करते हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ ज्योमेट्री वर्ड ना यूज करके हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन वर्ड यूज कर रहे हैं, बाकी चीज वही है, ठीक है। वही हमारा sp3 sp4 जो हमारा sp3 और sp3d जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन होते थे उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर होते थे, टेट्राहेड्रल, फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर ऑक्टाहेड्रल, यही सारे स्ट्रक्चर हमको यहाँ भी पढ़ने हैं। कैसा होता था ऑक्टाहेड्रल, किसी को याद है ऑक्टाहेड्रल? बीच में आपका सेंट्रल एटम, 4 एटम उसी प्लेन में होंगे मेकिंग अ स्क्वायर, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, तो ये रहा अबव द प्लेन वाला और ये रहा बिलो द प्लेन वाला, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर क्योंकि बीच में स्क्वायर है और ऊपर से एक पिरामिड गिर रहा है, नीचे से एक पिरामिड गिर रहा है जिसका बेस स्क्वायर है, और ऐसे ही एक होता था 5 वाला जिसमें
अगेन सेंट्रल एटम बीच में, ठीक है, ये हो गया एक बॉन्ड पेयर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, हो गया ट्रायंगुलर बेस। अब इस बेस के ऊपर से एक पिरामिड और नीचे से एक पिरामिड, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो यही सारी ज्योमेट्री यहां पे भी है। ठीक है, ओके, हाइफन डाल के लिखना। द स्पेशियल अरेंजमेंट, द स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल नहीं, स्पेशियल, SPEATIAL, नॉट स्पेशल, स्पेशियल बोला ना मैंने। स्पेस में इनका क्या शेप है वो बताना चाह रहे हैं ना अपन, 3D ज्योमेट्री। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लाइगेंड एटम्स, the spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to central atom, the spatial arrangement, स्पेस में उनकी जो अरेंजमेंट हो रही है उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोल रहे हैं। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लाइगेंड एटम्स which are directly attached to central atom is called coordination polyhedron, is called coordination polyhedron, is called coordination polyhedron। कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तब होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 लाइगेंड होने चाहिए ना चारों कॉर्नर्स में, टेट्राहेड्रल के 4 कॉर्नर्स में 4 लाइगेंड होंगे। ठीक है, कॉमा स्क्वायर प्लेनार, टेट्राहेड्रल एक ज्योमेट्री हो गई इनकी, दूसरी लिखेंगे स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर प्लेनार मतलब जैसे ट्राइगोनल प्लेनार होता है वैसे स्क्वायर प्लेनार है कि बीच में सेंट्रल एटम है और चारों एटम उसी प्लेन में मेकिंग अ स्क्वायर। ट्राइगोनल प्लेनार क्या था, सेंट्रल एटम बीच में और 3 एटम्स इन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल मेकिंग अ ट्राइंगल, राइट। तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनार। ठीक है, कॉमा देखिए एक और लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल भी नाम है उसका। एक और लिखेंगे कॉमा डाल के स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसके लिए मुझे बताना कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। स्क्वायर पिरामिडल 5, वेरी गुड। देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 था ना, 1 2 3 4 5 6, बट ये तो बाई पिरामिडल है। अगर सिर्फ पिरामिडल होता तो एक नहीं बनता ना, या तो ऊपर का नहीं बनता है तो नीचे का नहीं बनता, तो 5 ही हो गए ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 5 होगा वो स्क्वायर प्लेना सॉरी स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकते हैं। और एक और क्या ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो एक और लास्ट देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल का होता है ये हमारा सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज, it is defined as the charge that a central atom carries, it is defined as the charge that the central atom carries as calculated by assigning, as calculated by assigning, as calculated by assigning appropriate charges, समझ के लिखना क्या लिख रहे हैं, as calculated by assigning appropriate charges to the ligands, to the ligands and equating the sum, and equating the sum of the charges, and equating the sum of the charges on the central atom, equating the sum of the charges on the central atom and the ligands
and the ligands equal to the charge on the coordination entity. Sum of the charges on the central atom and the ligands equal to the charge on the coordination entity. Equal to the charge on the coordination entity. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, देखना एग्जांपल में। CuNH3 का 4 SO4, ठीक है, ये कंपाउंड है पूरा, सिर्फ आयन नहीं है ना, काउंटर आयन भी बना हुआ है और आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और उसके बाहर वाला काउंटर आयन, ठीक है। ओके, इसमें मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम एक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये कंपाउंड बनने से पहले एक स्टेप पहले ये क्या रहा होगा, पहले ये समझना ना। सल्फेट क्या होता है? SO4 का 2 नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं दिख रहा, मतलब कोई नंबर नहीं दिख रहा ना, या इसके राइट साइड में कुछ नंबर दिख रहा है ना, इसके राइट हैंड साइड में कुछ नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब दोनों 1 हुए हैं, और वो 1 इसलिए हुए हैं क्योंकि सल्फेट का 2 नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या रहा होगा? ओवरऑल 2+, तभी तो ये दोनों कैंसिल होकर कंपाउंड ये बनाना। अब समझे मैंने क्या किया? मैंने इसका एक स्टेप पहले वाला प्रेडिक्ट किया कि ये ऐसा रहा होगा। वो भी मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे सल्फेट पता था, तो थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए ना। सल्फेट हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सल्फेट क्या होता है। तो SO4 2 नेगेटिव, ऐसी कार्बोनेट भी होता है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से हमको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या है? +2। अब आपने इसको x दे दिया है, लाइगेंड को अपन ने, ये वाला किस टाइप का लाइगेंड है? न्यूट्रल, तो इसको अपन क्या नंबर असाइन करेंगे? 0। तो अब इनको ऐड करके अपन क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे टू द चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कितना आया? x की वैल्यू +2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कॉपर का? +2। समझ में आ रहा है क्या? ये आपने वो 2-3 लाइन लिखा है, एम आई क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन नहीं आएगा, बट वो इसलिए लिखवाया हूं, कई आप 2-4 महीने बाद कॉपी खोले और फिर याद नहीं आ रहा है कि कैसे निकाले थे, तो वो 4 लाइन पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं आएगा डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसको लिखिए। एक और दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा उसको। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है, बताऊं क्यों? क्योंकि जब आप कंपाउंड का नाम लिखोगे, सुन रहे हैं क्या? जब आप कंपाउंड का नाम लिखोगे, हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो आपको मेटल के नाम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रोमन नंबर में लिखना है। यानी कि आप क्या लिखोगे? कॉपर के बाद ब्रैकेट में ऐसा 2 आएगा। ये हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम में मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना होता है, ये रूल है, ठीक है। तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। और वो कैसे निकाला हमने? जितने भी लाइगेंड्स हैं सबको उनके उनके चार्जेस असाइन कर दो। अगर वो न्यूट्रल है तो 0 है, बाकी आपको चार्जेस याद रखने रहेंगे। जैसे क्लोरीन होता तो आप -1 रखते, CN होता तो -1 रखते, समझ रहे? वाटर होता तो अगेन 0 रखते। तो वो असाइनिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको याद पता होना चाहिए कि कौन सा लाइगेंड का चार्ज क्या है। तो उस तरीके से आपने सबको असाइन कर दिया नंबर। अब आप सबके नंबर्स को ऐड करके किससे इक्वेट कर रहे हो? हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज से। अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बस दिया होता तो आपको +2 दिख रहा होता, पर अगर कंपाउंड के फॉर्म में दिया तो आपको एक स्टेप पीछे जाकर के समझना पड़ेगा कि वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज क्या है। उसी से तो हम इक्वेट किए ना इसको। क्लियर है? चलो एक आप लोग करिएगा। हाँ वो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेना। हाँ, K3 फिर FeC2O4 थ्राइस। K3, देखो अब यहाँ पे मेटल पोटेशियम भी है और आयरन भी है, बट हम किसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं? आयरन के। पोटेशियम तो काउंटर आयन है, उसके बारे में बात नहीं करनी हमको। तो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ठीक है। चलिए निकालिए, क्या होना चाहिए? अब प्रीवियस नॉलेज क्या पता होना चाहिए? के क्या था, के क्या होता है? जैसे सल्फेट हमको पता चला ना 2 नेगेटिव होता है, वैसे के क्या होता है? हाँ, और नहीं तो भी यहाँ 1 है ना, ये 1 कहां से आया होगा? के ऊपर से आया होगा, और ये जो 3 आया के बगल में, ये कहां से आया होगा? इधर से आया होगा।
समझे क्या? तो इसका एक प्रीवियस स्टेप पता है क्या होता? K पॉजिटिव एंड FeC2O4 का थ्राइस 3 नेगेटिव। पॉजिटिव मत कर देना, एन है ना वो। क्लियर है यहां तक? अब आप इसको असाइन कर दो x। व्हाट इज ऑक्सिलेट? कैसे बना था ऑक्सिलेट, याद करिए। मैंने क्या बताया था कि ये COOH था और ये COOH था, और दोनों में से HH निकल गया था। इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, तो कितना नेगेटिव हो गया? 2 नेगेटिव। तो एक्चुअली में ऑक्सिलेट C2O4 2 नेगेटिव होता है। समझ रहे हैं क्या? ऐसे 3 है, अकेला एक थोड़ी ना है। कितने ऑक्सिलेट आयन है? 3 है। तो आप क्या करोगे? x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -3। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का। क्लियर है क्या? एक और, FeCN6 का 4 नेगेटिव देख लोगे क्या? FeCN6 का 4 नेगेटिव। मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्पीयर दिया है ना आपको, काउंटर नहीं है इसमें कुछ भी। FeCN6, CN6 मतलब CN का 6, CN का ब्रैकेट के बाहर 6 ना, नॉट CN6। ये CN6 तो कुछ होता ही नहीं है। +2 आ रहा है क्या? देखो, FeCN6 का 4 नेगेटिव, तो x प्लस 6 इंटू -1 is equals to -4. So that will be x minus 6 is equals to -4. तो x is equals to +2. ये रेडॉक्स में जो अपन पढ़ते थे वैसे ही तो निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? कुछ नया रूल थोड़ी ना है। बस वो नॉर्मल कंपाउंड्स थे, ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, दैट्स इट। वहां भी तो यही करते थे ना कि सारे कंपाउंड्स, मतलब उस कंपाउंड में जितने भी एटम है उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दो और इक्वेट कर दो 0 से, अगर वो मॉलिक्यूल है। अगर वो आयन है तो जो भी उसका चार्ज है उससे इक्वेट कर दो। यहां भी वही कर रहे हैं, ठीक है? एक और लो एग्जांपल, Ni निकल, निकल इज द सेंट्रल एटम, ठीक है? एंड CO कैपिटल C कैपिटल O, CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना अपन। हाँ, और 4, 4 है। CO कितने हैं? 4 है, मतलब निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज नहीं होंगे। उस समय कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन भी बताया था कि बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है? हाँ, NiCO4 का बस इतना ही है। हाँ, न्यूट्रल है, 0। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 भी हो सकता है। मतलब मैं इसलिए आपको एग्जांपल देके आपको ये ना लगे कभी 0 आ गया तो अरे 0 कैसे हो सकता है ना? तो 0 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? तो CO का 0 है, निकल का X ले लो, और पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कुछ पावर ही नहीं दिया, मतलब वो एक न्यूट्रल एंटिटी है। अपने पढ़ा था ना कि कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के हो सकते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 0, है ना? एक और लास्ट, लिख रहे हैं? चलो ब्रैकेट चालू करना। कोबाल्ट, कोबाल्ट का फॉर्मूला सिंबल CO, पर ये CO कैसा होगा? C कैपिटल O छोटा ना, ऊपर वाला CO अलग था ना। ओके, CO हो गया कोबाल्ट। हाँ, अब ये अगेन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है? यानी कि 6 लाइगेंड होंगे। बट अगेन इसमें क्या है? 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है। तो कैसे लिखेंगे उसको? NH3 को ब्रैकेट में लिख के बाहर 5 और एक Cl। आपको याद है मैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया था? डिस्कस किए थे इसके बारे में। अगर ये पूरा का पूरा 6 होता तो इसका नाम कुछ और था और इसका नाम कुछ और था। किसी को याद आ रहा है क्या? अच्छा, इतना तो याद आ रहा है कि कुछ बताया था। ये तो याद है ना, कुछ बताया था। हाँ, यहाँ होगा, मुंह पे होगा, आ नहीं रहा होगा बाहर। हाँ, होमो और हेट्रो तो बोल सकते हो कम से कम।
तो ये वाला था होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और ये था हेट्रोलेप्टिक। देखो दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है, बट डिफरेंस क्या है, एक तरफ जो 6 लाइगेंड है वो एक जैसे हैं तो होमोलेप्टिक, और यहाँ पे 6 लाइगेंड में दो अलग अलग टाइप के लाइगेंड्स हैं, एक 5 है और एक 1 है। ठीक है, चलिए ऊपर वाले का बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। ओवरऑल चार्ज है +2 +3। बाकी लोग क्या बोलते हैं, जल्दी करो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है वरना नाम गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप रोमन नंबर लिखोगे ब्रैकेट में, वो गलत लिख दिए तो पूरा नाम गलत हो गया। +3 आ रहा है सबका। देखो x हो गया कोबाल्ट का +5 × 0 +-1 इज इक्वल्स टू +2। तो ये तो खत्म हो गया, 0 -1 हो जाएगा +1, तो x कितना आया +2। ठीक है, चलिए वो होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक लिख भी लेते वरना भूल जाओगे बार बार। नेक्स्ट अगला टर्म, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक, कितने नंबर हो गए, कौन सा नंबर का डेफिनेशन लिख रहे हो, 7 तक पहुंच गए। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, हाइफन डाल के लिखना। कॉम्प्लेक्सेस इन विच, कॉम्प्लेक्सेस इन विच, कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एटम और आयन, complexes in which the metal atom or ion is linked to only one type of ligands, only one type of ligands, only one type of ligands are called homoleptic complexes, are called homoleptic complexes। एग्जाम्पल यही वाला दे दो, CONH3 का 6 3 पॉजिटिव, है ना, CONH3 का 6 इसका 3 पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम जब देख रहे हैं हर बार 3 आ रहा है, +3, तो यहाँ पे तो ये पूरा 0 ही है, तो ये +3 पूरा का पूरा कोबाल्ट का ही होगा। ठीक है, CONH3 का 6 +3। ठीक है, चलो हेटेरोलिप्टिक को भी डिफाइन करते हैं, फुल स्टॉप डाल के करोगे डिफाइन, करिए डिफाइन अपने से। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लाइगेंड्स। यहाँ पे ओनली वन काइंड ऑफ लाइगेंड है, पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, ओनली वन काइंड की जगह क्या आ जाएगा, मोर देन वन काइंड ऑफ लाइगेंड्स, more than one kind of ligands are called heteroleptic complexes। एग्जाम्पल भी लिख लोगे क्या? डन। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हम आगे चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। चलिए नेमिंग देखते हैं, नॉमेनक्लेचर देखते हैं। हेड डालेगा फॉर्मूला राइटिंग, फॉर्मूला राइटिंग या रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग, रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग of coordination compounds, rules for formula writing
पहले फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये देखते हैं. रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. फिर फॉर्मूले से नाम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, है ना. रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, फर्स्ट रूल लिखना. फॉर्मूला ऑफ द कैटायन, फॉर्मूला ऑफ द कैटायन, फॉर्मूला ऑफ द कैटायन whether simple or complex. Formula of the cation whether simple or complex. Formula of the cation whether simple or complex is written first. Is written first. Is written first. तुमने दोनों टाइप के कंपाउंड देखे ना. देखो जैसे ये वाला है CONH3 या CuNH3 का 4 SO4 और K4FeCN का 6. इन दोनों में आपने देखो ऐसा नहीं किया हमने कि कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिखेंगे. कॉम्प्लेक्स कैटायन था तो पहले आया, कॉम्प्लेक्स एनायन है तो बाद में आएगा. अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, भले वो सिंपल हो या वो भले कॉम्प्लेक्स हो. क्लियर है. सेकेंड रूल, रूल नंबर 2. within the coordination sphere या entity, within the coordination sphere और entity दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना. within the coordination sphere the symbol of the metal atom, the symbol of the metal atom, the symbol of the metal atom is written first. इतने तो आपने लिखे तो आपको समझ में आया होगा ना कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अपन ओपन करने का सबसे पहले मेटल एटम का नाम लिखते हैं. कॉपर लिखे, कोबाल्ट लिखे, निकल लिखे, आयरन लिखे हैं, राइट. तो मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट, followed by symbols of ligands, symbols of ligands arranged alphabetically, arranged alphabetically according to their names, arranged alphabetically according to their names, according to their names. नेम्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमोनिया में स्टार्ट एन से हो रहा है तो हमको एन नहीं देखना है, उसका नाम का लेटर देखना है. उसका नाम क्या है? अमोनिया. अमाइन बोलते हैं यहाँ पे हम उसको. तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो दैट शुड कम फर्स्ट. ठीक है. फिर एक होता है हमारे पास वाटर. तो वाटर को यहाँ पे अपन वाटर नहीं बोलते ना, इसका नाम है एक्वा. H2 तो फॉर्मूला हो गया. तो अपन को एच नहीं देखना है. थिंग इज दैट कि हमें उसके नाम का फर्स्ट लेटर देखना है. ठीक है. तो यहाँ पे इसका नाम होता है एक्वा और इसका नाम है अमाइन. तो कौन पहले आएगा? अमाइन अल्फाबेटिकली. और फिर आएगा आपका क्लोरीन. ठीक है. अगेन देखो कोबाल्ट है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये? हेट्रोलिप्टिक. जहां पे 4 ये है, एक ये है और एक ये है. समझ रहे हैं क्या? ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. हमने जो एक और लिखा था वो भी सही था, 5 और 1. तो 3 लाइगेंड भी हो सकते हैं. ये भी हेट्रोलिप्टिक है, वो भी हेट्रोलिप्टिक था. अब तो लिखे ना मोर देन 1 लाइगेंड, तो मोर देन 1 में तो 3 भी आ जाएगा. ठीक है. ओके. तो क्या लिखे? इट रिटर्न या अरेंज अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर नेम irrespective of the charge present on them, irrespective of the charge present on them, irrespective of the charge present on them. ठीक है. ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि ना इसके पहले जो रूल था ना यूपीएससी का, उसमें पहले ऐसा लिखते थे कि पहले न्यूट्रल लिखेंगे, फिर एनायनिक लाइगेंड्स लिखेंगे, फिर अगर कोई कैटायनिक लाइगेंड है तो वो लिखेंगे. ऐसा पहले रूल था, पर अब अल्फाबेटिकली हो गया. ठीक है. ओके. एग्जांपल ये लिख लो.
इनके नाम भी लिखना, ये अमाइन है, ये एक्वा है, और ये अभी तो क्लोरीन लिख लो, है ना। इनके नाम कंपाउंड में क्या होते हैं मैं लिखवाऊंगा अभी, या क्लोरो कर लो उसको, अमाइन एक्वा क्लोरो। ठीक है, तो ऐसे अपन फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और रूल लिखना, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लाइगेंड्स, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लाइगेंड्स, इसका क्या मीनिंग हुआ? एब्रीविएटेड, एब्रीविएशन समझते हैं क्या, शॉर्ट फॉर्म वाला। तो इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लाइक जैसे हमारा ईएन है, ईएन एब्रीविएशन हो गया ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन का शॉर्ट फॉर्म हो गया ईएन, ऑक्सलेट का शॉर्ट फॉर्म हो गया ओएक्स। तो इन केस ऑफ ईडीटीए भी है ना, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लाइगेंड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन, the first letter of the abbreviation is used to determine, is used to determine its alphabetical order, is used to determine its alphabetical order। ठीक है, एक और रूल लिखना, द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक लाइगेंड्स, द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक लाइगेंड्स, इसका क्या मतलब है पॉलीएटॉमिक लाइगेंड्स? एग्जांपल ईएन, और ये दोनों भी तो है ना, और ये मोनोएटॉमिक है। एटम गिनने हैं अपन को, है ना, इसमें 4 एटम है, इसमें 3 एटम है, तो ये दोनों पॉलीएटॉमिक लिगेंड हो गए। तो जैसे अपन वहां नहीं करते थे, पॉलीएटॉमिक आयन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, अपन MgOH को ऐसे बाहर रख के ट्वाइस लिखते हैं, कभी भी MgOH ट्वाइस नहीं लिखते, ये गलत है। तो यहां भी पॉली एटॉमिक लाइगेंड्स जो है, दे शुड बी एनक्लोज इन द ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि उनके बाहर जो नंबर लिखने वाला है वो सिर्फ H के लिए थोड़ी ना है, N के लिए भी है। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, द पॉलीएटॉमिक लाइगेंड्स या द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक लाइगेंड्स आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, सुना आप लोगों ने पहले? ये स्मॉल ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, कीबोर्ड में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, इट इज नोन एज पैरेंथेसिस। ठीक है, भले बाहर 1 क्यों ना हो, देखो मैंने यहां वाटर में भी लगाया है पैरेंथेसिस। ठीक है, नॉट इन द क्लोरीन, वो सिंगल एटम है, मोनोएटॉमिक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इतने काफी है, बाकी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डालना, रूल्स फॉर नेमिंग, ये हो गया फॉर्मूला राइटिंग। नेक्स्ट है रूल्स फॉर नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये अभी जो हमने लिखा उसका फॉर्मूला लिखने का तरीका था, अब इसका नाम, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट रूल लिखना, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्लास अपन लेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है,